जो ईडी और सीबीआई है, इसका रोल आज किस तरह देखते हैं? इसका रोल मैं रोज देखता हूँ जी। हमारी फैक्ट्री में हर चौथे दिन या एक हफ्ते के अंदर रेड हो जाती है। अच्छा। हाँ। पंचायत मिनिस्टर ने मुझे नहीं बढ़ने दिया और मैंने पंचायत मिनिस्टर का नहीं बढ़ने दिया, और तो दो हाथ बंसीलाल से हुए, उसने हमें पार्टी से निकाला, हमने बंसीलाल को इकट्ठे एमएलए करके बंसीलाल को हटाया और ओम प्रकाश चौटाला को बना दिया। तो आपने कहा कि राज्यसभा खत्म कर दी, इसलिए तो इसमें फिल्मी इंडस्ट्री के लोग हीरो हीरोइन इसमें आ रहे हैं। बताया कि आपने बहुत खेतों में काम किया कि हर वो जाति जोड़नी है जिस जाति को आज तक कभी विधानसभा का मुंह देखने का मौका नहीं मिला। आप मेरे को बताएं कि मैं पिछले जन्म में स्वर्ग में था अंदर। लोकतंत्र सुरक्षा मंच क्यों बनाया गया? आपके इन्फ्लेमेटरी जो भाषण थे, बीजेपी ने शो कॉज आप पे लगाया था, सही था? जब आप हार गए थे तो क्या कारण मानते? क्योंकि आपका जड़ों से वहाँ पर जुड़ाव है। उन गाँव में जहाँ उनकी तूती बोलती थी, उन गाँव में से मुझे एक ही एक वोट मिली, किसी गाँव से एक मिली तो किसी से दो मिली। ऐसा क्यों हुआ? वो सच बोल रहे थे। हाँ। कि हम आपको एक एक वोट देंगे। एक ही तो वो एक ही एक दी उन लोगों ने, और इस वजह से मैं जहाँ मोदी जी। ईवीएम पर क्या कहेंगे सर? जब लोग जहाज तक को हैक कर सकते हैं तो ईवीएम भी हैक हो सकता है। आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का पॉडकास्ट कुछ खास होने वाला है। बात शुरू करते हैं हरियाणा की ज़मीन से। हरियाणा की ज़मीन से उठकर संसद की कुर्सी तक पहुंचा एक ऐसा नेता जिसने बार बार आरक्षण का, जाटों के आरक्षण का खुला विरोध किया, राज्यसभा को ख़त्म करने की बात की, यहाँ तक कि लोग कहते हैं सच है या झूठ कि रामायण और महाभारत को मिथक बोला। ये हम आगे जानेंगे। एक ऐसा शख्स जो जनता से नहीं, जो सरकार से नहीं, बल्कि स्वयं अपने विचारों से लड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्री राजकुमार सैनी साहब की, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कुछ अनछुए पहलू आपके जीवन के ऐसे हैं जो शायद आज तक आपने सुने नहीं होंगे। आपकी ही जुबानी से सुनेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शबनम में सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और मैम आपको भी प्रणाम। प्रणाम सर। आपने अपने स्टूडियो में मुझे दो बात कहने के लिए बुलाया है। आपकी कुछ तीखे, कुछ मीठे सवाल होंगे। मैं नहीं जानता आप क्या पूछने चाहते हैं, फिर भी जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे याद किया। आपका सर एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू। सर, जैसा भी मैंने एक चीज़ में पढ़ा कि बहुत संघर्षशील जीवन आपने जिया है, और राजनीतिक शुरुआत होने से पहले जो आपने किया, जिसमें बहुत सारा संघर्ष था, उसके बारे में जानना चाहेंगे और वहीं से शुरुआत करेंगे सर। मित्रों, मेरा नाम राजकुमार सैनी। मैं एक छोटे से गांव छोटी रसौर में पैदा हुआ, और नाहन वाले राजा के गैर मरूसी मजारे के मेरे परिवार के लोग भूमिहीन परिवार के लोग थे। जब हमने जन्म लिया तो उस वक्त हमारे पास 1 इंच भी भूमि नहीं थी। हाँ, 1962 में रियासतें टूटी, और हम जो मुजारे थे, जो हमारी गिरदावरियां थी, उसके मुताबिक हमें जो जमीन लाट हुई उसके ऊपर मैंने 15 साल तक हल जोत रखा है। स्कूल में जाते हुए जब इंतहा गरीबी परिवार में थी, तो फरवरी और मार्च में अक्सर किसान लोगों के पास, गरीब लोगों के पास दाने और घास, पशुओं का चारा भी खत्म हो जाता है। तब 5 दिन तक कच्ची कणक काट करके, भून करके, उसका सत्तू खा करके जिया हुआ। 4 रुपए की बाल मजदूरी मैंने की हुई है। अपनी स्कूल की फीस देने के लिए भी, जब 2 अन्य फीस होती थी, वो भी घर वालों से कभी मिलती नहीं थी, वो भी दिहाड़ी पर जाके करनी पड़ती थी। उन परिस्थितियों से जूझते हुए जब खेत खलिहान का जमीन लाट हुई, तो 15 साल बैलों का हल जोतने के उपरांत एक टूटा हुआ ट्रैक्टर लिया, और उस ट्रैक्टर से भाड़ा कर करके
मैंने आड़त की दुकान खोल ली, फिर शेलर लगाया, भट्ठे लगाए। आज मेरी 5 इंडस्ट्री हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया की है। हर चौथा सिलेंडर साबू ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का बनाया हुआ है। वो 25 स्टेटों में हमारा बिरला नाम का सरिया बिकता है और एक बिग पोल्ट्री फार्म है। वहीं से मैं पैसे लेकर के लोगों को इंसाफ दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जो भी इस संघर्ष में उतरे, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले हैं, गाडगे साहब हैं, साहू जी महाराज हैं, यातनाएं सबको सहनी पड़ी, लेकिन हकीकत से मुंह ना मोड़ते हुए उन लोगों ने आज हमें शिक्षा के स्थान पर बिठा करके शासन प्रशासन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने महात्मा ज्योतिबा फूले के विचारों को उतार करके आज हमें इस काबिल बना दिया कि हम अपने हक के लिए लड़ सकें, अपनी जुबान खोल करके आंदोलन कर सकें और अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ सकें। इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैंने गांव की पंचायत में, जब मैं पंच था, उस वक्त मेरे दो हाथ सब डिविजनल ऑफिसर से हुए गांव के विकास को लेकर के। फिर उसी बात को लेकर के सरपंच बने, लेकिन सरपंच को भी एक सेक्रेटरी और एक वीडियो आई गई नहीं देता था, तो ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ा इनको कंट्रोल करने के लिए कि चेयरमैन बनूंगा। फिर वीडियो को भी बताऊंगा कि ऐसे नहीं, सरपंच गांव की पंचायतों के साथ ये व्यवहार सरपंचों का और जनता का होना चाहिए। लेकिन महज इत्तेफाक है कि वो पंचायत मिनिस्टर ने मुझे नहीं बनने दिया और मैंने पंचायत मिनिस्टर का नहीं बनने दिया, और 5 साल तक वो जद्दोजहद में ऐसे निकल गया। फिर मैंने देखा कि भाई राजनीति से खाली काम नहीं चलेगा। एक मैंने ईंटों का भट्ठा लगाया, भट्ठे से मैंने सब सरपंचों के साथ तालमेल बनाया, उधार नगद ईंटें दे करके। और 1996 बंसीलाल की सरकार में, पहले मैं 1994 में मैं जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर बना, जिला परिषद मेंबर, और उससे पहले मैं भट्टा एसोसिएशन का प्रधान और ट्रक यूनियन का प्रधान भी बना। और इसी सफर से होते हुए मैं एमएलए बना 1996। 97 में इसी भेदभाव को, कि हमारे साथ हमेशा भेदभाव सरकारें करती रही हैं, जिस जात के चीफ मिनिस्टर या जिस जात के हाथ में सत्ता रहती है वो अंधे बंटे रेवड़ियां दें अपनों को। इस भेदभाव के शिकार मैं पहले से भी देखता आ रहा था, और उस वक्त जब सामने था और हमारे सामने अगर कोई भेदभाव हो तो दो हाथ बंसीलाल से हुए, उसने हमें पार्टी से निकाला। हमने बंसीलाल को इकट्ठे एमएलए करके बंसीलाल को हटाया और ओम प्रकाश चौटाला को बना दिया। ओम प्रकाश चौटाला ने हमारे को मिटाने के लिए, मतलब यही भेदभाव 3205 जेबीटी टीचरों के भेदभाव को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने 70% तक उन्होंने अपनी ये क्षेत्रवाद और जातिवाद उसमें दखलंदाजी रही, उससे भेदभाव हुआ, उससे लड़े, और उस भेदभाव के खिलाफ वो हमारे को अंदर करना चाहता था। और ओम प्रकाश चौटाला जेल में जा करके 10 साल काट के आया। यही भेदभाव बंसीलाल के साथ देखा, यही चौटाला के साथ देखा, यही भेदभाव मैंने भजनलाल के साथ देखा। और चलते चलते इस सफर में 2011 में कुरुक्षेत्र से मैं सांसद बना, और 2011 के सांसद बनने के उपरांत जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है कि जो हमारे रिजर्वेशन को लेकर के था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए एक समाज के लोग जो हरियाणा में सत्तासीन लोग थे, उन लोगों ने मोर्चा खोल दिया कि हम जाट आरक्षण होना चाहिए। मैंने तब ये बात पहला एक इंटरव्यू किया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर 50 साल हरियाणा बढ़ने के उपरांत 50 साल तक एक समाज राज करता है और उनको रिजर्वेशन चाहिए, तो फिर तो हर जाति को रिजर्वेशन चाहिए। कि क्यों ना संविधान सम्मत, संवैधानिक तौर पर जो संविधान में लिखा हुआ है कि जाति धर्म लिंग भेद जन्म स्थान से कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सभी को उनकी संख्या के मुताबिक वोट का अधिकार मिला हुआ है और उनको संविधान में हक और अधिकार मिले हुए हैं, जातिगत जनगणना और सब जातियों का हिस्सा मिले। एक कॉपी मेरे पास थी, वो मैंने आपको दी भी है। इसमें सबसे ये 5 मुद्दे अहम लिखे हुए हैं कि 100% आरक्षण जातिगत जनसंख्या अनुपात में हो, एक परिवार एक रोजगार हो, और तीसरी बात मैंने कही थी कि
किसान और मजदूर को इकट्ठे जोड़ा जाए, एक तालुका के अंदर, एक तहसील के अंदर उनका खाका तहसीलदार तैयार करे कि किस गांव में किस जिन्स के अंदर किस फसल को किस किसान को कितने मजदूर चाहिए, उसकी आधी लेबर मनरेगा से दी जाए। क्योंकि किसान अगर पिट रहा है, आज बड़े से बड़ा किसान छोटे छोटा जो खेती करने वाला आदमी है, उसका अपना घर नहीं बन सकता अगर उसके पास खाली खेती है। इसको कहते हैं मैंने कि मनरेगा के साथ जोड़ा जाए। और पांचवी बात कही थी कि आज देश के अंदर अपर सदन तो राज्यसभा है, लोअर सदन लोकसभा है। जो लोकसभा में बिल पास, लोकसभा के जनता के चुने हुए लोग बिल पास करते हैं, वो लोकसभा में बिल पास हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में मेजोरिटी ना होने की वजह से, तो इतना मेजोरिटी जो है ना वहां ना हो, तो बिल जो है ना कहीं स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग काउंसिल को इधर उधर भेज दिए जाते हैं, और वो जो है ना व्यवस्था ऐसी बन जाती है कि देश का जो जनता के द्वारा चुना हुआ इतने बहुमूल्य पैसे खर्च करके जो सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं चरमरा जाता तो है। आपने कहा कि राज्यसभा खत्म कर दी, इसलिए या तो ये एडवाइजरी काउंसिल हो और या ये लोअर सदन हो, अपर सदन लोगों का चुना हुआ हो। तो इसमें तो पहले देश के शिक्षाविद, देश के साइंसदान, देश के देशभक्त जो लोग ऐसे थे वो थे। अब तो इसमें फिल्मी इंडस्ट्री के लोग, हीरो हीरोइन इसमें आ रहे हैं, उन्होंने क्या लेना, हो तो पैसा मतलब दिया और पैसा कमा लिया। आपने शुरू में बताया कि आपने बहुत खेतों में काम किया, तो खेतों से काम करके आपने वहां फैक्ट्री तक पहुंचे, वो संघर्ष जो आपने किया, वो उस टाइम आपकी दिनचर्या क्या होती? मैं इतना कह सकता हूँ, जब मैंने भट्ठा लगाया, पंजाब में उग्रवाद था, तो सारे भट्ठा एसोसिएशन के लोग उजड़ करके पंजाब से चंडीगढ़ रीजन में भट्ठे हो गए, और 5 भट्ठे थे हमारे उस वक्त यहाँ लोकल लोगों के, और यहाँ 50 भट्ठे हो गए। और फिर ले लो ईंट सिर पर रख के ईंटें बेचनी पड़ी। तो मुझे हर रोजाना 175 किलोमीटर मोटरसाइकिल से डेली शिमला जाना, ऑर्डर लेने, अपनी गाड़ियां थी मेरे पास, बाहर लोड करके उधर से सेब लाना, इधर सेंटर ले जानी। और लगभग 3.5 साल मैंने उस भट्टे को बचाने के लिए, जिसमें सिर्फ मैं एक गाड़ी से 500 रुपए कमाता था और 4 गाड़ी 5 गाड़ी डेली लगाता था, तो इस पोजीशन में बाकी सब भट्ठे उजड़ गए। बहुत सारे लोग हार्ट अटैक के शिकार हुए, बहुत सारे लोग मतलब अपनी जमीनें बेच गए। लेकिन मैंने जैसे तैसे भट्ठा बिछाया और उस भट्ठे से फिर मैंने 5 भट्ठे लगाए। ये परिस्थितियां हैं, संघर्ष करना जरूरी है। मैंने पोल्ट्री फार्म की भी यही पोजीशन देखी कि एक बार सारे बर्ड मर गए, और ऐसी स्थिति में फिर दिल्ली से लाकर के उन बर्डों को दोबारा से पाला। परिस्थितियों के साथ जूझना पड़ता है। आज भी 3 बार मैं बंसीलाल से लड़ा, वहां सत्ता घुमाई, चौटाला से लड़ा, वहां सत्ता घुमाई, भजनलाल से लड़ा, वहां चेयरमैन घुमाई, और बीजेपी से लड़ा, वहां मैंने एमपीशिप खोई। आज की जो लेकिन मैं संतुष्ट हूँ कि मैं लोगों के लिए लड़ा हूँ। अपनी सुख सुविधा के लिए तो सूरी भी पेट भर लेती है लोगों की कुर्डी के ऊपर घूम करके। हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और पूरे जहन और अंतरात्मा से, मतलब जिसको हम कहते हैं अपने मानसिक संतुलन के साथ हम लोगों के लिए वास्तविक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें आज हम कह सकते हैं कि एक लोक मोर्चे का निर्माण, जिसके संयोजक मैं कहूंगा, जिसके संचालक जो है ना स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हमने मतलब इस प्रदेश के अंदर उस व्यवस्था को जोड़ने के लिए कि हर वो जाति जोड़नी है जिस जाति को आज तक कभी विधानसभा का मुंह देखने का मौका नहीं मिला। उन जातियों की जिनकी संख्या 1-8% है, उनको भी अगर हम साथ जोड़ेंगे तो उनके हिस्से में 1% जिसकी संख्या है उसके हिस्से में भी 400 सीटों में से 4 सीटें आ जाएंगी। सर, जो आज बीजेपी कर रही है उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, बीजेपी इस देश के लोगों को गुमराह करके शिक्षा से दूर रख के, क्योंकि मनुस्मृति जो यही कहती थी कि शिक्षा अगर इन लोगों ने ली, तो बराबर गोलवरकर ने कहा था कि अगर अंग्रेजों को मैं मानता हूं कि उस आजादी की हमें जरूरत नहीं जिसमें दलित पिछड़े को बराबर बैठाया जाएगा और उनको शिक्षा दी जाएगी, इस आजादी से भले हमें अंग्रेज। ये गोलवरकर जी का कथन है, बुक्स में लिखे हुए। और यही पोजीशन जो है ना इसने जो केशव प्रसाद ये था एक
बाल गंगाधर तिलक, हाँ, उसने भी ये बात कही थी कि तेली तंबोली भट्ट कुण भट्ट का जाके पार्लियामेंट में हल चलाएंगे। ये व्यवस्था ये लोग वही बनाए रखना चाहते हैं हम्म, जिस व्यवस्था के शिकार बहुजन समाज के लोग लगभग 70 साल 77 साल ये आजादी के हो गए, और 2000 साल से मौर्य वंश के शासन काल से पुष्यमित्र सुंग ने इस सारी सिस्टम को, उस डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करके फिर दोबारा से इस देश में ये शास्त्र लिखे गए जिनमें ये सब कुछ लिखा गया कि भाई जीरो का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने। कब? 496 ईस्वी में। तो इसका मतलब उससे पहले तो ना तो फिर 10 सिर रावण के हो सकते हैं, जब जीरो ही नहीं थी तो किसने सिर गिन दी? 100 दुर्योधन कैसे गिने गए जब जीरो थी ही नहीं? लेकिन ये मतलब जो है ना, जो पढ़ाया जा रहा है वो कहीं मतलब राष्ट्र सम्मत या संविधान सम्मत नहीं पढ़ाया जा रहा। आज हमारे देश में जो रामायण के अंदर बच्चे बच्चे को दिखाया गया है कि सूर्य को निकलिया कोई, हाउ कैन बी पॉसिबल? कान में बच्चे पैदा हो गए, आपके ऊपर मुंह इल्जाम में बच्चे सर, जी पैदा हो सर, गए। यही इल्जाम है कि आपने रामायण और महाभारत को मिथक बताया था। मैंने ये कहा, मैंने नहीं कहा, हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा 19 दिसंबर 1976 को। अच्छा, पढ़ लो आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और लगभग 2021 में ये प्रति निकल के आई कि जो शिवलिंग पूजा और हिंदू हिंदू करेगा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पड़ा है, अच्छा, आप उठा करके देख सकते हैं। क्योंकि ये वो जो चीज पढ़ाई नहीं जा रही इस देश में वो प्रस्तुत की जा रही है। हमारा कथन ये है कि इस देश में 33 करोड़ आबादी थी। अब मैं थोड़ा आपका इंटरव्यू वैसा हो जाएगा, नहीं, बोलिए सर। मतलब 33 करोड़ आबादी थी और 33 करोड़ ही या 33 कोटि देवी देवता थे। सारा देश भूखा मर रहा था, और उस स्थिति में भगवान हमारे पर मतलब कुछ दया दृष्टि कर नहीं रहे थे, जिसमें लिखा हुआ है इन ग्रंथों में कि जब जब धरती पे अधर्म होगा मैं आऊंगा और सब कुछ रोक लूंगा और परला कर दूंगा। हाँ, ये लिखा है। लेकिन अंग्रेज आए, हूण आए, डच आए, मुगल आए, यहाँ किसी को हमें कोई बचाने के लिए आया नहीं। आया नहीं कोई। अब मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि एक दिन मथुरा वृंदावन से मेरे पास कुछ 10-15 पंडे जो है ना, इसी बात को सुन करके, जैसे आज आप इंटरव्यू ले रही हैं ऐसे लेके टेलीविजन और सेट लेकर के आ गए। हाँ, तो बोले जी आपने रामायण महाभारत के बारे में ऐसा कहा। मैंने कहा मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट से जाके पूछ लो। तो बोले फिर भी आप क्या कहना? मैं कहा आप ये बताएं मेरे को कि आप साइंस में विश्वास करते हो या शास्त्र में? बोले शास्त्रों से तो साइंस निकली। मैंने कहा फिर ये मोबाइल तो तुम्हारा जो है ना उसी पर बढ़ जाना चाहिए था। आज तुम एक मैसेज करके दिखाओ, किसी के पास जाओ, अपने कोई श्लोक बोलो, दीवार के बाहर मैसेज करके दिखाओ, अगर तुम्हारे शास्त्रों में साइंस थी। टेक्नोलॉजी ने वर्ल्ड नेसेसिटी दी मदर ऑफ इन्वेंशन। हाँ, ये तो इंसान की अपनी खोज है, साइंस की खोज है। हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा चलिए आप मेरे को बस इतना बता दें कि अगर आप इनको मानते हैं तो आप शास्त्रों की धरती से आए हैं, आप स्वर्ग नरक के बारे में बहुत विश्लेषण देते हैं, देश में बहुत स्वर्ग नरक का मतलब ज्ञान बंट रहा है, देश में जगह जगह कथाएं हो रही स्वर्ग में भेजने के लिए। मैं कहा आपने क्या वहाँ फ्लैट बुक करा रखे कि 2100-1100 ले गए, मतलब क्या ना आप वहाँ बुक करा देते हैं, हमारी मरने वाले की आत्मा को वहाँ बुकिंग हो जाती है। मैंने कहा आप मेरे को बताएं कि मैं पिछले जन्म में स्वर्ग में था कि नरक में? बोला जी हम अगला बता सकते हैं आपके कर्मों के मुताबिक। मैं कहा पिछला फिर मैं बता दूं? बोले हाँ बता दूं। मैं स्वर्ग में नरक में कहाँ था? यू नो बेटर देन अस, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। पर इतना कन्फर्म है मैं अपनी माँ के गर्भ में था, पैदा होने से पहले। कहाँ से आया? उससे पहले माँ बाप मिले होंगे, उससे पहले मैं अपने बाप के स्पर्म में था। माँ बाप के स्पर्म कहाँ से बने? मेरे बाप ने कोई रोटी खाई, अनाज खाया, दूध पिया, उससे उसके खून बना, स्पर्म बने। वो अनाज कहाँ से आया? वो किसी पेड़ पौधे से आया। उससे पहले मैं माँ के घर में था, उससे पहले बाप के स्पर्म में था, उससे पहले खून में था, खून से पहले अनाज में था, अनाज से पहले मैं किसी पेड़ पौधे में था। पेड़ पौधा कहाँ से आया? पेड़ पौधा कहाँ से आया? पेड़ पौधा जब ये प्रकृति जिसको हम भगवान जो है कोई ये है कि भय से भूमि, गय से गगन, वै से वायु, ऐसे अग्नि और न से नीर, भय गय वै न,
इन्हीं की हम पूजा करते थे, पाली प्राकृत की। बाहर से आर्यन सभ्यता आई, हमारे पर 4 शोषण हुए, भाषा का शोषण। हमें जो पढ़ाया गया वो उचित सम्मत नहीं था। क्या होता है, जो सिंध नदी पार कर रहे थे, जिसको सागर मंथन बोलते हैं, कि वहां अमृत और जहर निकला। हम जहर तो पी गए, राक्षस बन गए, और अमृत पीवा देव बन गए। क्या था वो? सोमरस निकला। सोमरस क्या है? सूरा। सूरा पीने वाला हो गया सूर, देवता, और ना पीने वाला असुर। जबकि पीने वाला असुर हुआ और ना पीने वाला सुर हुआ। लेकिन उल्टा जो है ना, राक्षस तो जो पिएगा शराब को वही होएगा। हम दान दक्षिणा देते थे, हमारे से लोग लेते थे, क्योंकि हम प्राकृतिक पूजक थे। वायु अग्नि पूजा इन सब की करते थे, और खेती बाड़ी करते थे, तो इनको दान देते थे। दान देने वाला हो गया दानव, और लेने वाला हो गया देव। जबकि देने वाला देव हो, लेने वाला दानव हो, भक्षक हो वो। हम प्रकृति के पुजारी थे, रक्षक थे, प्रकृति की रक्षा करते थे। हम राक्षस बन गए। तो किस शक्ति को मानते हैं? भगवान को तो मानते होंगे, किसे मानते हैं फिर? देखिए, हु इज गॉड, ये शब्द अभी इस दुनिया में प्रकृति के अलावा, ये प्रकृति है इम्बैलेंस। जब होगा जी, तब ही कह देंगे। ये 5 तत्व हैं जिनको हम भगवान मानते हैं। अगर तूफान आ गया, हम कहेंगे भगवान की मर्जी, कोई जोर नहीं चलेगा। फ्लड आ गया, कोई जोर नहीं चलेगा। आग लगी, कोई जोर नहीं चलेगा। बिजली ने धरती अर्थक्वेक आ गया, कोई जोर नहीं चलेगा। इनका जो 5 तत्वों का जो सूक्ष्म रूप है वो है जीवन, और जो विकराल रूप है वो है नाश। अब इसको भगवान के अंदर इन 5 तत्वों में से कोई एक तत्व आप निकाल दो कि पेड़ पौधा भी जिंदा नहीं रह सकता। दिस इज गॉड। प्रकृति इज अ गॉड, देयर इज अ नो गॉड। गौतम बुद्ध सेड ओनली कि देयर इज अ नो गॉड, देयर इज अ नो सोल। यहाँ ना कोई आत्मा है, ना कोई यहाँ परमात्मा है। लेकिन ये विषय कुछ और है आपके सवालों के अलावा। राजनीति पे आते हैं कि आपने जाटों के आरक्षण का हमेशा विरोध किया। मैंने किसी जाट का आरक्षण का विरोध नहीं किया। ये कहा था कि अगर 50 साल राज करने वाली समाज को भी आरक्षण की जरूरत पड़ेगी, तो फिर क्यों ना ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर 4 कौमें और रह रही हैं, मुसलमान, सभी को साथ में जोड़ो। 100% जातिगत जनगणना करो, संविधान सम्मत, तो इसको 100% आरक्षण हो जाना चाहिए। सबका हिस्सा सबको मिले। दिस इज ओनली माई स्टेटमेंट। बट मैं ये कहूंगा कि आपका दूसरा सवाल था, एक आप कह रहे थे कुछ, लोकतंत्र सुरक्षा मंच क्यों बनाया गया? लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी पहले मंच बना, उसके बाद हमने इसको पार्टी में तब्दील किया। क्या है इसकी? उसके मेन ऑब्जेक्टिव थे कि जो भेदभाव हो रहा है, जो इस देश में संविधान को बार बार मतलब जो है ना तोड़ मरोड़ करके पेश करने का प्रयास हो रहा, जो हमने अपनी पार्टी का नाम भी रखा वो भी लोकतंत्र ही रखा। लोकतंत्र, इसकी हिफाजत कैसे हो, इसे हम कैसे बचाएं, इसकी सुरक्षा। दूसरा शब्द है सुरक्षा, लोकतंत्र की सुरक्षा। और भाई सुरक्षा कौन करेगा? पार्टी करेगी। तो इसलिए ये संविधान सम्मत एक पार्टी बनी कि लोगों को इंसाफ दिलाना। आपके इन्फ्लेमेटरी जो भाषण थे, बीजेपी ने शो कॉज आप पे लगाया था, सही था? बीजेपी ने शो कॉज नोटिस दिया था। मैंने उनको कहा था कि आपकी हिम्मत है, जनता, MP तो मुझे जनता ने वोट दे करके बनाया, और आपके पास पार्टी के खिलाफ बोलने की, अगर आपको जो मेरी कार्रवाई करनी है तो आप खुले मंच से मुझे डिसमिस करें, मैं पार्टी से एक्सपेल करें, और दूसरे नंबर पर मेरी सदस्यता रद्द करें। लेकिन पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम जगह जगह जब OBC के लिए बिगल बजा रहे थे, तो कहीं सारा OBC राजकुमार के साथ कहीं दूसरी पार्टी के साथ ट्रांसफर ना हो जाए, इसलिए वो मेरे को निकालने की हिम्मत नहीं जुटा सके। मैंने हर मंच से जरूर कहा कि मैंने बीजेपी छोड़ी, मैंने बीजेपी छोड़ी। अब रह की बात आपकी के, देखिए पेट में अगर दाने होंगे खाए हुए तो कुछ लड़ाई लड़ सकते हैं। पहले अपने एक गरीब मतलब बेजमीन से उठ करके एक बड़ी इंडस्ट्री तक का सफर है। गांव की पंचायत से पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, MLA, मंत्री तक का सफर है, MP तक का सफर है, और वो भी छोड़ करके फिर इन लोगों के दरबार में हूँ। मैं सिर्फ लोगों की लड़ाई लड़ता हूँ। मेरा परिवार भी मेरे से नाराज है इस बात को लेकर के कि आपको क्या लेना।
मैंने कहा ऐसे तो फिर फूले साहब को भी क्या लेना था, क्या भीमराव लेना अम्बेडकर था? को हाँ भी क्या बिल्कुल, लेना हाँ। था। तो ऐसे कुछ लोग आते हैं जो समाज में इंसाफ के लिए लड़ते हैं, वही हमारी लड़ाई है, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव जब आप हार गए थे, तो क्या कारण मानते, क्योंकि आपका जड़ों से जुड़ा वहां पर जुड़ाव है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके गोहाना से चुनाव लड़ा था। जी। महज इत्तेफाक आके वो पूरा क्षेत्र हम्म। एक समाज, एक जाट समाज से मतलब जो है ना पूरा दबदबे का है। हाँ और वहाँ शहर में तो थोड़े है लोग स्वच्छंद बुद्धि के थे, हाँ। लेकिन गांव में इतनी दबाव डाल के उन्हीं से उन्हें लस्सी लेनी, उन्हीं से उनके खेत में से घास लेना, उन्हीं के पास उन्हें नौकर लगना, उन्हीं के पास से उन्हें 10 रुपए का सहारा लेना। हम्म। जो लोग बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग हाँ। कहते थे कि सनी जी हम आपको एक एक वोट देंगे, तो उन्होंने उन गांवों में जहां उनकी तूती बोलती थी, उन गांवों में से मुझे एक ही एक वोट मिली, किसी गांव से एक मिली तो किसी से दो मिली। ऐसा क्यों वो हुआ? वो सच बोल रहे थे हाँ। कि हम आपको एक एक वोट देंगे, हाँ, एक ही तो दिया। वो एक ही एक अच्छा। दी उन लोगों ने। और इस वजह से मैं जहां मोदी जी मतलब मोदी जी मुझे हराने के लिए व्यक्तिगत तौर पर 2 दिन पहले जिस दिन चुनाव अभियान खत्म होना था, लास्ट रैली मतलब उन्होंने गोहाना में की थी अच्छा। कि ये नहीं जीतना चाहिए, सारी दुनिया जीत जाए। दुनिया जीत जाए सर। लेकिन मैंने बीजेपी को जो 75 पार के नारे वाले थे उनको 40 पे लाके धरती चटा दी थी। 30 जगह मैंने वोट 5,000 से लेके 40,000 तक लिए और 30 ही जगह बीजेपी उड़ गई और 75 पार से 40 पे आके रुकी। तो तड़वे चाटे फिर उन्हीं चौधरीयों के जिन लोगों से वो बार बार जाति पाति का भेदभाव करके जाट नॉन जाट की लड़ाई में कन्वर्ट करना चाहते थे बीजेपी वाले, आज भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं। जाट नॉन जाट की उत्तर प्रदेश में आते हैं हिंदू मुसलमान की, मणिपुर में जाते हैं कुकी नॉन कुकी की, और जब पंजाब में जाते हैं सिख नॉन सिख की। ये लोग जातीय पॉइजनिंग करके ये पार्टी सिर्फ बनी इसी सिद्धांत के ऊपर थी कि हाउ कैन बी पॉसिबल वी आर अचीव द गोल, वे हम लोगों को गुमराह करके कैसे अपना लक्ष्य सीधा रखें। अब आगे की क्या रणनीति है आप? आगे लोक मोर्चा के लिए हमने एक 10 पार्टियों ने जुड़ करके एक आज मोर्चा बनाया है। कई दिन पहले मोर्चा बनाया था, उसकी आज यहाँ बरेली के अंदर मीटिंग थी और उस मीटिंग में खुले मन से स्वामी जी ने भी और हमने भी एक ही बात कही कि भाई अगर इंसाफ लेना है, अपने हक लेने हैं, तो लड़ाई लड़नी होगी और लड़ाई हम सबको लड़नी होगी, चाहे माइनॉरिटी वाले चाहे SC BC। हम ना SC हैं ना BC हैं ना मुस्लिम हैं, हम सब बहुजन समाज के लोग हैं, हम अपनी लड़ाई मिल करके लड़ें। ईवीएम पर क्या कहेंगे सर? हाँ जी, ईवीएम देखिए मैं इस बारे में कुछ बहुत ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहता, क्योंकि वैसे तो देखिए हर उपकरण हैक हो सकता है। जब लोग जहाज तक को हैक कर सकते हैं तो EVM भी हैक हो सकती है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारा बहुजन समाज जब अपनी वोट को डालने के लिए अभी उन पार्टियों के पिट्ठुओं के पीछे घूम रहा है, जिन पिट्ठुओं ने हमारी खलड़ी बेच रखी है और अपने घर भरने का काम कर रहे हैं, अपने बच्चे अपने बेटे बेटियां के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और समाज की आज बैकवर्ड की हिस्सेदारी मात्र 10% यानी 10.23% यानी 10.25% है। शेड्यूल कास्ट की हिस्सेदारी, जबकि रिजर्वेशन भी है 22.5%, उनकी हिस्सेदारी अभी तक 13% है। बैकवर्ड की 60% आबादी है, उसकी हिस्सेदारी अभी सिर्फ मतलब 10.23% है। और मुस्लिम की हिस्सेदारी अभी 2 पॉइंट से भी बिलो है। यानी 25% 85% लोगों का हिस्सा है देश में, और 75% लोग जो 15% लोग हैं, 75% हिस्से पे काबिज हैं, वो अपने से 5 गुना हिस्सा लेके बैठे हुए हैं, और हम 75% लोग अपने से 5वें हिस्से के ऊपर जूते खा रहे हैं। इसी भेदभाव को मिटाने के लिए आज लोक मोर्चा कहते हैं, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी भी अपनी लड़ाई को पूरे उत्तर प्रदेश में 2027 में रिजल्ट लेकर के आए। एक लास्ट सवाल और सर जी, जो ED और CBI है, इसका रोल आज किस तरह देखते हैं? इसका रोल मैं रोज देखता हूँ। हमारी फैक्ट्री में हर चौथे दिन या एक हफ्ते के अंदर रेड हो जाती है। अच्छा। हाँ, कम से कम 20 केस हम हाई कोर्ट में इस वक्त लड़ रहे हैं। ये हमारी पोजीशन है, इसी वजह से मेरे बच्चे परेशान। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे होगा इसका सामना? अब देखिए, लड़ाई लड़ने के लिए या तो बलि आती है और या सबक सिखाया जाता है। कौन सा रास्ता है?
अब सबक सिखाने का रास्ता चल रहे हैं, या मर जाएंगे या सबक सिखा जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतना नमस्कार। कीमती वक्त के लिए।